everyone, welcome to Pharma. I post videos on pharmacy related subject, explain both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on course dispersion part 5, where we will discuss the topic about various theories on settling of suspension. So let's begin with the various theories. So basically settling and suspensions के इंट्रोडक्शन के साथ हम स्टार्ट करेंगे. सो जनरली फिजिकल स्टेबिलिटी हमारे फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन का क्या होना चाहिए, दैट इज़ द पार्टिकल्स शुड नॉट सेटल डाउन ईजीली. आपका पार्टिकल्स जो है वो इट शुड बी रिमेन स्टेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम. डिस्पर्स रहे पार्टिकल्स जो है वो आपका डिस्पर्स रहे काफ़ी देर तक, जल्दी सेटल ना हो, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्टेबल सस्पेंशन. एंड उसको प्रिवेंशन के लिए वैसे ही हमने प्रीवियस वीडियोज़ में जो है आपके साथ वेरियस प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था. सो यहाँ पर आपका प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी होता है कि पार्टिकल्स जो है वो जल्दी ना सेटल हो. एंड फॉर दैट इट इज़ नेसेसरी टू कंसिडर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन. सो यहाँ पर वेरियस हमने सरफेस प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया था पिछले वीडियो में, दैट इज़ वेरियस इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज़ या सरफेस प्रॉपर्टीज़ क्या होता है सस्पेंडेड पार्टिकल्स की. यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि क्या क्या वेरियस फैक्टर्स हैं जो सेडिमेंटेशन का वेलोसिटी को बढ़ाता है, मतलब सेडिमेंटेशन के स्पीड को, रेट को इंक्रीज़ करता है. So the study of various theories relating to sedimentation provides information regarding the factor that influences the settling of solids. So यहाँ पर हम जो है कि various factors को पढ़ेंगे and various theories को actually various theories को जब हम study करेंगे तो हमें पता चलेगा क्या क्या factors है जो settling of solids को जो है बढ़ावा देता है. It influences the settling of the solids in the suspension. So anyways ये फैक्टर्स जो है इससे एक फार्मासिस्ट को आइडिया भी मिलता है कि कैसे एक स्टेबल सस्पेंशन बनाया जाए. सो फॉर दैट वी हैव टू स्टडी वेरियस थ्योरीज एंड दिस थ्योरीज आर theory of Brownian movement and second is theory of sedimentation. So let's study about theory of Brownian and sedimentation. इससे पहले जो आपने सरफेस प्रॉपर्टीज़ पढ़ा है सस्पेंडेड पार्टिकल्स का, वो वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल्स था जो कि लीड करता है उनमें अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्शन होगा या किस तरह से वो सेटल होगा जल्दी या फिर आपका फ्लोटेड रहेगा एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड किस तरह से हम स्टेबल. बट यहाँ पर जो है हम वेरियस थ्योरीज़ को देखेंगे. सो वेरियस थ्योरीज जिससे कि आपको पता चलेगा कि पार्टिकल्स को हम स्टेबल कैसे रख सकते हैं. दिस इज़ अबाउट द वेरियस थ्योरीज ऑफ हाउ अ कंप्लीट सस्पेंशन कैन बी मेड स्टेबल एंड दैट वाज द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सरफेस प्रॉपर्टीज़. सो आपको जो है इन दोनों में मिक्सअप नहीं होना है, दोनों का कंसेप्ट अपना अपना अलग है. हाँ, दोनों को कंसिडर करके आप एक स्टेबल सस्पेंशन पा सकते हो, बट दोनों का अपना अपना अलग कंसेप्ट है. यहाँ पर आप जो है ओवरऑल देखते हो कि किस तरह से सस्पेंशन को हम स्टेबल रख सकते हैं. एंड जो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा है वो आपका इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल्स के बारे में आप पढ़ते हो कि पार्टिकल्स जो है जब इंटरफेस में आता है, दैट सरफेस में रहता है, तो उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रहता है एंड वो प्रॉपर्टीज़ किस तरह से पार्टिकल्स वो प्रॉपर्टीज़ जो है पार्टिकल्स के वो किस तरह से सस्पेंशन को अनस्टेबल बनाता है. So that was just about the particle and its surface property, and here we will study about the overall factors which leads to settling of the particles within the suspension. So first of all, talking about Brownian movement or Brownian motion. Brownian motion मतलब क्या होता है, random motion of the particles. अगर आपके पार्टिकल्स जो है वो रैंडमली हमेशा मोशन में रहे, मूव करते रहे, तो इससे क्या होगा, पार्टिकल्स वो सेटल नहीं होंगे क्योंकि वो तो मूव कर रहा है. एंड रैंडम मूवमेंट अगर चाहते हो, दैट इज़ ब्राउनियन मूवमेंट अगर आप चाहते हो, तो फॉर दैट जनरली द पार्टिकल्स शुड नॉट बी लार्ज एनफ. पार्टिकल्स ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए. एंड द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम शुड नॉट बी ऑल्सो लार्ज. आपका पार्टिकल्स लार्ज नहीं होने चाहिए या फिर ज़्यादा गाढ़े आपके लिक्विड का जो विस्कोसिटी वो भी नहीं होना चाहिए. ब्राउनियन मूवमेंट कैन बी ऑब्जर्व विद द साइज ऑफ द पार्टिकल इज अबाउट 2 to 5 माइक्रोमीटर्स के साइज़ में ही आपको जनरली देखने को मिलता है ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट. प्रोवाइडेड डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, वो डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड करता है. 2 to 5 माइक्रोमीटर का जो साइज़ है, साइज़ अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, वेरियस डेंसिटी के अकॉर्डिंग उसका जो है मोशंस आपको देखने को मिल सकता है विद इन 2 to 5 माइक्रोमीटर. एंड द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम एज फेवरेबल, तो उसका डेंसिटी भी आपको देखना है पार्टिकल का, एंड मीडियम जो है उसका भी विस्कोसिटी आपका फेवरेबल विस्कोसिटी होना चाहिए. तो इन दोनों चीज़ पर डिपेंड करते हुए आपका पार्टिकल साइज़ को भी अगर आप एक्यूरेट रखो अलॉन्ग विद दैट
मतलब आपके डेंसिटी, पार्टिकल के डेंसिटी के अकॉर्डिंग आप पार्टिकल का साइज़ को रिड्यूस करो, साथ ही साथ विस्कोसिटी को आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट रखो, तो आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जनरली वो अपना ब्राउनियन मूवमेंट के द्वारा ही कंटिन्यूसली डिस्पर्स होकर आपका सस्पेंशन में पार्टिकल्स रहेंगे। So the theory of Brownian movement does depend upon two factors, that is particle size and the viscosity. Particle size जो कि density के according आपको चेक करना है, and viscosity जो कि मैंने बताया ज़्यादा गाढ़ा भी आपका मीडियम नहीं होना चाहिए, तभी वो रैंडमली मूव कर पाएगा। अगर आपका मीडियम ज़्यादा थिक होगा, विस्कोसिटी ज़्यादा होगा, तो पार्टिकल्स जो है आपके मूव नहीं कर पाएंगे। सो यू कैन सी द मोशंस ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट किस तरह से होता है, जैसे पार्टिकल एक पॉइंट से शुरू होता है एंड इस तरह से टकराते रहते हैं फ्रॉम द वाल, या फिर किसी पार्टिकल के साथ, किसी एक दूसरे पार्टिकल के साथ टकराएगा, या तो फिर वाल ऑफ द कंटेनर के साथ टकराएगा, एंड लाइक दैट वो अपना मोशन जो है करते रहता है फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट तक। सो नेक्स्ट इज़ द थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन। सो ब्राउनियन मूवमेंट में हमने पढ़ा दैट पार्टिकल्स का अगर डेंसिटी का अकॉर्डिंग साइज हम एक्यूरेट रखेंगे एंड विस्कोसिटी बेटर रखेंगे मीडियम का, तो हम स्टेबल सस्पेंशन पा सकते हैं। नाउ द थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन। सो आपका स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने उन्होंने एक सेडिमेंटेशन के ऊपर अपना एक थ्योरी जनरेट किया, एंड अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन भी उसने जनरेट किया है, दैट इज़ रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। कोई भी जब बाईफिजिक सिस्टम होता है, तो बाईफिजिक सिस्टम में पार्टिकल्स किस तरह से अपना सेडिमेंट करेंगे या अलग हो जाएंगे, फेज़ अपना अलग कर लेंगे, वो डिपेंड करता है इनटू द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन विच इज़ इक्वल्स टू डी स्क्वायर, इट्स डी स्क्वायर ρ1 माइनस ρ2 इंटू जी डिवाइडेड बाई 18 ईटा। सो नाउ डी आपका क्या है, डी इज़ द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल। आपके पार्टिकल का डायमीटर साइज़ है, कितना आपका पार्टिकल का डायमीटर है, साइज़ क्या है, दैट इज़ इन सेंटीमीटर। एंड ρ1 होता है डेंसिटी ऑफ द डिस्पर्स फेज। आपका दोनों का डेंसिटी देखा जाता है, जो आपका डिस्पर्स फेज है दैट इज़ आपका जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स है उनका क्या डेंसिटी है, डिस्पर्सिंग डेंसिटीज़ उन पर भी डिपेंड करता है। साथ ही साथ आपका ρ2 जो है डेंसिटी ऑफ द मीडियम, आपका जो मीडियम है दैट इज़ सॉल्वेंट जिसमें कि पार्टिकल्स तैर रहे हैं, उनका भी डेंसिटी पर डिपेंड करता है। नाउ जी आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका एक फिक्स्ड वैल्यू दैट इज़ 980.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका फिक्स्ड वैल्यू है जी का, दैट इज स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड देन ईटा इज़ द विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम दैट इज़ इन पॉइज। सो आपका जो है स्टोक्स लॉ के इस इक्वेशन के द्वारा आपका क्या है, दैट ओवरऑल आपका यहाँ पे विस्कोसिटी, पार्टिकल्स का डेंसिटी, सॉल्वेंट का डेंसिटी, ग्रेविटी का अपना जो फोर्स यहाँ पर लगता है उसको भी हम कंसिडर करते हैं, एंड पार्टिकल का साइज़ को भी। तो ये ओवरऑल व्यू देता है। सेडिमेंटेशन का जो थ्योरी है, स्टोक्स लॉ का जो सेडिमेंटेशन थ्योरी है, उसके इक्वेशन से आप ईच एंड एवरी फैक्टर्स को देख सकते हो, किससे वो प्रोपोर्शनल है, किससे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किन किन फैक्टर्स से, उसको देख करके आप क्लियरली कंसेप्ट्स को बढ़ा सकते हो, दैट किस चीज़ को बढ़ाएंगे। लाइक आपका साइज़ जो है बढ़ेगा, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन बढ़ेगा। आपका जो है जितना डेंसिटी ज़्यादा होगा तो उसका वज़न ज़्यादा होगा एंड वो जल्दी सेटल होगा। वही विस्कोसिटी ज़्यादा होगा तो पार्टिकल्स गाढ़े लिक्विड में जल्दी सेटल नहीं होता। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ विस्कोसिटी ज़्यादा होगा तो गाढ़े लिक्विड में वो जल्दी सेटल नहीं होता, दैट इज़ वाई विस्कोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। विस्कोसिटी बढ़ेगा तो पार्टिकल्स धीरे धीरे सेटल होंगे। हाँ, ये ब्राउनियन मूवमेंट के लिए आपका वहाँ पर ब्राउनियन मूवमेंट को फेवर नहीं करता, बिकॉज ब्राउनियन मूवमेंट में आपका मोशन नहीं होगा। बट अकॉर्डिंग टू सेडिमेंटेशन थ्योरी आपका पार्टिकल भले मूव ना कर पाए, लेकिन पार्टिकल फिर नीचे भी नहीं आएगा जल्दी। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग विस्कोसिटी अगर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कम होगा, जल्दी पार्टिकल सेडिमेंट नहीं होंगे। सो ये आपके कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जिसको देख करके कि आप जो है कंसिडर कर सकते हो। इसी तरह आपका जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ज़्यादा लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये, क्योंकि इसका फिक्स्ड वैल्यू है तो इसका अपना तो एफर्ट लगता ही है। ग्रेविटी की वजह से भी वो नीचे की तरफ ढकेलता है, जो नीचे की तरफ पुश करने में हेल्प करता है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ द सेडिमेंटेशन। वेयर एज जो आपका
किसी भी पार्टिकल को सेटल होने में रोकता है, रेजिस्ट करता है, तो वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। उसी के ऊपर आपका स्टोक्स लॉ का जो इक्वेशन है वो जनरेटेड है। सो नाउ यहाँ पर स्टोक्स लॉ जो है या स्टोक्स का जो थ्योरी है वो भी कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लाइक आपका थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट की तरह आपका जो थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन वो भी कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एंड दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टिकल साइज, यहाँ पर भी पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप्स, ये सारी चीज़ें। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पार्टिकल्स का शेप, पार्टिकल्स का शेप जो है स्टोक्स लॉ तभी एप्लीकेबल होता है अगर पार्टिकल्स जो है वो स्पेरिकल हो। बट आपको पता है मोस्टली सस्पेंशंस में पार्टिकल्स जो है वो इरेगुलर है, दैट इज़ वाई एक्यूरेटली आपको वो वैल्यू नहीं मिलेगा रेट ऑफ सेडिमेंटेशन का अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ का इक्वेशन जो, बिकॉज पार्टिकल्स अगर स्पेरिकल नहीं है तो वो जो आपका साइज़ दिया हुआ दैट इज़ आपका जो डायमीटर के अकॉर्डिंग, तो वो डायमीटर आपका एक्यूरेट डायमीटर तभी मिलता है जब वो पार्टिकल्स जो है वो स्पेरिकल हो, दैट इज़ वाई आपको एक्यूरेट रिजल्ट तो नहीं मिलेगा। तो ये एक फैक्टर हुआ। सेकेंड आपका होता है particles should settle freely and independently, such a condition can be satisfied by dilute suspension। यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स को अपना इंडिविजुअली सेटल होना चाहिए, फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन होने से भी नहीं चलेगा। फ्लॉकुलेटेड मैंने आपको बताया जहाँ पर ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में इंटर कनेक्शंस रहते हैं, कुछ कुछ पार्टिकल्स अपना एक साथ एग्रीगेशंस करते हैं या फिर वेरियस पार्टिकल्स एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, इस तरह से चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं या ब्रिजेस बनाते हैं। 2-3 इकट्ठे होंगे, उसके पीछे 2-4 और लगेंगे, उसके पीछे 1-2 लगेंगे, ऐसे करके ब्रिजेस बनाते हैं। तो वो होता है फ्लॉकुलेटेड। फ्लॉकुलेटेड में भी नहीं चलेगा बिकॉज यहाँ पर पार्टिकल्स को जो है अपना इंडिविजुअली सेटल होना चाहिए तभी वो एक्यूरेट रिजल्ट देता है। एंड उसके लिए पार्टिकल्स का डाइल्यूट होना ज़रूरी है, डाइल्यूट सस्पेंशन होना ज़रूरी है। सस्पेंशन अगर आपका कंसनट्रेटेड रहा, दैट इज़ बहुत सारा पार्टिकल्स रहा, तो वहाँ पे आपका हिंडर सेटलिंग होता है। लाइक डाइल्यूट सस्पेंशन आपका होता है जहाँ पर 0.5 से लेकर 2% सॉलिड है पर 100 ml में। बट मोस्ट ऑफ द सस्पेंशंस क्योंकि आपका 5 to 10% कम से कम रहता ही है डिस्पर्स सॉलिड, तो इन दैट केस या 5 to 10% से भी ज़्यादा हुआ तो वहाँ पे आपको जो है इंडिविजुअल सेटलिंग दैट इज़ फ्री सेटलिंग देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पे हिंडर्ड सेटलिंग होता है। हिंडर्ड सेटलिंग मैं अभी आप लोगों को इमेजेस के द्वारा बता दूंगी दैट हिंडर्ड सेटलिंग क्या होता है। दैट इज़ इंडिविजुअल पार्टिकल्स अपना सेटल होने के बजाय एक दूसरे को ढकेलता है या एक दूसरे को पुश करता है, दैट इज़ एक दूसरे के सेटलिंग को अफेक्ट करता है। देयरफॉर स्टोक्स लॉ जो है कैन नॉट बी अप्लाइड टू दिस टाइप ऑफ सस्पेंशंस एंड द स्टोक्स लॉ इज़ ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल टू फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। इसलिए आप इज़ एप्लीकेबल टू डी फ्लॉकुलेटेड, फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन पे भी वो एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब पार्टिकल्स अलग होंगे, पार्टिकल्स कम होंगे, तभी स्टोक्स लॉ आपका जो है बेटर काम करता है। सो यू कैन सी द इमेज ऑफ फ्री सेटलिंग एंड हिंडर्ड सेटलिंग। फ्री सेटलिंग में आप देख सकते हो ईच एंड एवरी पार्टिकल, चाहे उसका डेंसिटी हाई है या लो है, वो इंडिविजुअली अपना जो है फॉल कर रहा है, दैट इज़ पार्टिकल सेटलिंग इंडिपेंडेंटली। वेयर एज हिंडर्ड सेटलिंग में क्या होता है, पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के सेटलिंग को इंटरफेयर कर रहा है। लाइक आप देख सकते हो इतने सारे पार्टिकल्स है, कंसनट्रेटेड पार्टिकल्स है, तो कंसनट्रेटेड सस्पेंशन होने की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे के पाथ में आ सकता है जिसके वजह से वो टकरा सकता है या फिर एक दूसरे के बगल से होकर गुजरेगा, अपना पाथ चेंज करेगा एंड ड्यू टू विच देयर कैन बी अ प्रॉब्लम ऑफ सेटलिंग, वो अपना इंडिविजुअली जिस स्पीड के साथ सेटल होना चाहिए नहीं होगा। सो एज आई टोल्ड डी फ्लॉकुलेटेड सिस्टम पे ही आपका जो है पार्टिकल्स सेटल आपका जो स्टोक्स लॉ है वो डिपेंड करता है, जहाँ की पार्टिकल्स इंडिविजुअली सेटल करते हो। तो आपका स्टोक्स लॉ के लिए क्या चाहिए कि आपका डाइल्यूटेड कंसंट्रेशन हो एंड साथ ही साथ ये डी फ्लॉकुलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट है पार्टिकल साइज। सो इफ़ द पार्टिकल साइज इज़ रिड्यूस, पार्टिकल का साइज़ को अगर आप रिड्यूस करते हो दैट इज़ हाफ टू इट्स ओरिजिनल साइज, द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन डिक्रीजेज बाई 4 times। आप इक्वेशन पे भी देख सकते हो, इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी अगर आपका जो पार्टिकल का साइज़ है उसको अगर आप हाफ़ कर दो, पार्टिकल का साइज़ हाफ़ करने से आपका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो है वो 4 गुना घट जाएगा, 4 गुना डिक्रीज़ हो जाएगा। सो स्मॉलर द पार्टिकल्स फैसिलिटेट्स रैपिड एड्जॉर्प्शन, पार्टिकल स्मॉलर होने से उनका एड्जॉर्प्शन बेटर हो पाता है, वो सेटल नहीं होते जल्दी। सो नाउ आपका है दैट इज़ विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। नाउ विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम का क्या है,
द विस्कोसिटी दैट इज़ आपका थिकनेस मीडियम का, विस्कोसिटी ऑफ द सस्पेंशन शुड बी ऑप्टिमम, आपका बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, दैट इज़ वाई एक ऑप्टिमम लेवल तक होना चाहिए, एक एक्यूरेट ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए, दैट इज़ वाई वहाँ पे 18 एक फैक्टर भी आपका ऐड किया गया है। फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ स्टोक्स लॉ आप देख सकते हो दैट इज इट इंटरफेयर दैट हायर द विस्कोसिटी लोअर इज द रेट, ये तो आपको इक्वेशन से पता चल रहा है दैट विस्कोसिटी इंक्रीज करने से रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो है वो कम हो जाएगा। एंड सिलेक्शन ऑफ हाई विस्कोसिटी हैज़ सेवरल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, तो हाई विस्कोसिटी को सेलेक्ट करने का अपना एडवांटेज भी कुछ है एंड डिसएडवांटेज, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेजेस क्या क्या है, हाई विस्कोसिटी एनहांसेस द फिजिकल स्टेबिलिटी, हाई विस्कोसिटी दीजिएगा तो आपका स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज होता है बिकॉज सेडिमेंटेशन को रोकता है, सेटलमेंट ऑफ पार्टिकल्स को सेटल होने से रोकता है पार्टिकल्स को। सेकंड होता है हाई विस्कोसिटी से आपका क्रिस्टल ग्रोथ इनहिबिट होता है, दैट इज़ पार्टिकल्स अगर आपके क्रिस्टलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक रहा तो वो नहीं होगा बिकॉज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज डिमोनाइज्ड, क्योंकि पार्टिकल्स को ये मूव नहीं करने दे रहा अपने प्लेस से ज़्यादा, तो वो क्रिस्टल्स भी फॉर्म नहीं कर पाएंगे। देन आपका नेक्स्ट एडवांटेज है दैट हाई विस्कोसिटी प्रिवेंट्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेटास्टेबल क्रिस्टल्स टू स्टेबल, जिन पार्टिकल्स में आपका चेंजिंग प्रॉपर्टी रहता है एक शेप से दूसरे शेप, एक क्रिस्टल फॉर्म से दूसरा, दैट इज मेटास्टेबल से स्टेबल क्रिस्टल्स वगैरह जो कन्वर्शन होता है वो भी आपका जो है कन्वर्शन नहीं हो पाएगा, किसी तरह का कन्वर्शन मूवमेंट नहीं हो पाता है ड्यू टू हाई विस्कोसिटी। वही डिसएडवांटेजेस भी है, दैट इज़ वाई ऑप्टिमम लेवल तक आप बढ़ा सकते हो, ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हो, दैट इज़ हाई विस्कोसिटी हिंडर्स द रीडिस्पर्सिबिलिटी ऑफ द सेडिमेंट्स, दैट इज़ हाई विस्कोसिटी की वजह से क्या होता है सॉल्वेंट्स में अगर पार्टिकल्स आपके सेटल हो गए तो आपका क्या होता है पार्टिकल्स को वापस से आप सेक करके इजीली सेक करके आप रीडिस्पर्स नहीं कर सकते, वहाँ पे प्रॉब्लम्स होता है। पार्टिकल्स एक बार अगर आपका सेटल हो गया तो पार्टिकल्स जो है वो इजीली आपका रीडिस्पर्स नहीं होगा। नेक्स्ट आपका है हाई विस्कोसिटी रिटार्ड द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग फ्रॉम द सस्पेंशन, हाई विस्कोसिटी होने से आपका क्या होता है ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, एब्जॉर्प्शन तो हो जाता है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन वगैरह होगा लेकिन एब्जॉर्ब रिटार्ड्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम द सस्पेंशन, सस्पेंशन से ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो पाना आपके बॉडी में वो नहीं हो पाता, ज़्यादा सॉल्वेंट गाढ़ा रहा तो ड्रग उनमें से जो ड्रग के पार्टिकल्स आपके तैर रहे हैं डिस्पर्स होकर है वो आपके बॉडी में सस्पेंशन से निकल कर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, दैट इज़ द प्रॉब्लम। अलॉन्ग विद दैट हाई विस्कोसिटी क्रिएट्स प्रॉब्लम इन हैंडलिंग ऑफ द मटेरियल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में भी प्रॉब्लम होता है बिकॉज आपका यूनिफॉर्मली जो है पार्टिकल्स आपके ईच वॉल्यूम में यूनिफॉर्म पार्टिकल्स नहीं जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस आएगा, ये सारे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स भी होते हैं। सो एनीवेज इसलिए आपके वेरियस कैरेक्टर्स को देखते हुए आप डिसाइड कर सकते हो कि ब्राउनियन मूवमेंट दो या फिर आप जो है वेरियस फैक्टर्स को चेंज करो या आप सरफेस फैक्टर्स को देखो, तो यही सारे पर्पसेस होते हैं क्यों हम वेरियस सरफेस फैक्टर्स को स्टडी करते हैं या फिर क्यों हम इन थ्योरीज को स्टडी करते हैं, सो दैट इन से हमें आइडिया मिले दैट हाउ वेरियस फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए कैसे हम एडजस्ट करके जो है सो आपका एक स्टेबल सस्पेंशन पा सकते हैं। एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, बट बिफोर दैट टुडेज IQ फैक्ट। So there are 6 good habits which one should follow, that is 7 hours sleep, no junk foods, drink plenty of water, eat raw food, reduce stress and do yoga regularly. सो ये 6 आदतों से आप खुद को हेल्दी बना कर रख सकते हो। हेल्दी लाइफस्टाइल्स के लिए आपको ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट 7 आवर्स का स्लीप पूरा करो, जंक फूड्स को अवॉइड करो, जितना हो सके पानी, जितना आपके शरीर को ज़रूरत है उतनी पानी आप पियो, सफिशिएंट वाटर यू शुड टेक, एंड रॉ फूड्स थोड़ा बहुत अपने डाइट में आप डेली इंक्लूड करो, लाइक सैलड्स आप ले सकते हो, फ्रूट जूसेस ले सकते हो एट्सेट्रा। देन रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस रिलीज़ करने से आपके ब्लड प्रेशर, हार्ट्स, ये सबको इफेक्ट जो है वो नहीं होता है, दैट इज़ वाई स्ट्रेस रिड्यूस करो एंड इट इज़ सिंपल, सिंपली अगर आपको स्ट्रेस हो रहा हो जस्ट काउंट डाउन टू 100। नाउ डू योगा रेगुलरली, आप जो है रेगुलर योगा करो, योगा आपके बॉडी को भी रिलैक्स करता है, माइंड को भी रिलैक्स करता है। सो एनीवेज लास्ट पॉइंट एंड द लास्ट फैक्टर विच द स्टोक्स लॉ डिपेंड, दैट इज़ डेंसिटी ऑफ द मीडियम। विस्कोसिटी के साथ साथ डेंसिटी का भी आप जो है पढ़े हो, इक्वेशन में इंक्लूड है। डेंसिटी ऑफ द सॉलिड साथ साथ मीडियम दोनों को देखेंगे तो सॉलिड का जो डेंसिटी है
जनरली आपका 1.5 से 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपका होना चाहिए डेंसिटी, तो वो बेटर रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है साइज़ वगैरह को अपना एडजस्ट कर सकते हो जिससे कि आपको डेंसिटी इतना ही मिले इंडिविजुअल पार्टिकल्स का। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, इफ द डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, अगर आपका मीडियम का जो डेंसिटी है, दैट इज सॉल्वेंट का जो डेंसिटी है, वो अगर सॉलिड के डेंसिटी के बराबर होता है, जो आपके पार्टिकल्स का डेंसिटी है, दोनों का अगर डेंसिटी इक्वल रहता है, रेट ऑफ सेटलिंग बिकम्स जीरो। सेटलिंग का रेट बिल्कुल जीरो होता है, मतलब पार्टिकल्स सेटल ही नहीं होंगे, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। इन जनरल द डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज अबाउट 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऑन अकाउंट ऑफ एक्वस। आपको पता है एक्वस दैट इज़ वाटर का डेंसिटी 1 होता है, तो 1 डेंसिटी होता है जनरली, तो वो इक्वल आपका नहीं हो पाता है। देयरफॉर देयर इज़ अ नीड टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो आपको जनरली क्या होता है, वाटर के केस में आपको डेंसिटी थोड़ा बढ़ाना होगा, ताकि आप थोड़ा सा बढ़ाकर उसको भी 1.5 से 2 के करीब ले जा सको, जिससे क्या हो सके आपके पार्टिकल्स का जो रेट ऑफ सेटलिंग है वो लगभग ज़ीरो पर पहुँच सके। देयरफॉर सो that the difference in the densities will be minimum and the density of a medium can be increased by including, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, वेरियस थिकनिंग एजेंट्स ऐड कर सकते हो, लाइक पॉलीविनाइल, पायरिलोडिन, देन सुगर्स दैट इज सॉर्बिटॉल और डेक्सट्रॉज, देन पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल्स, ग्लिसरीन एट्सेट्रा। ये सब थिकनिंग एजेंट्स है जो इन जनरल विस्कोसिटी तो बढ़ाएगा ही, साथ ही साथ इनका अपना भी थोड़ा बहुत डेंसिटी होता है जो आपके वाटर के साथ ऐड होकर के वाटर का भी डेंसिटी 1 से थोड़ा ऊपर लेकर जाएगा। एंड दस विस्कोसिटी एंड डेंसिटी दोनों मिलाकर आपका रिजल्ट ये होगा कि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो है वो आपका मिनिमम हो पाएगा। अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एडजुवेंट्स यील्ड्स इम्प्रूव्ड सस्पेंशन। सो विद दिस एंड टुडेज वीडियो, नेक्स्ट विल बी ऑन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लॉकुलेटेड। आफ्टर दैट हम डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में भी स्टडी करेंगे। सो फॉर मोर वीडियोज इन गो एंड चेक माई चैनल। होप दैट यू हैव फाउंड माई वीडियो यूजफुल. If yes, then press the bell icon to get the notifications. Thanks for watching and bye bye.